नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अमित शाह को पिछले दिनों राज्य में विभिन्न जगह आई प्राकृतिक आपदा और उन क्षेत्रों में किए गए आपदा प्रबंधन व राहत बचाव कार्य की विस्तार से जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच पुलिस आधुनिकीकरण के मुद्दे पर भी विचार विमर्श हुआ। मुलाकात का ब्यौरा देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इस दौरान राज्य के विकास को लेकर चर्चा हुई है। खासतौर पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को दैवीय आपदा से राज्य में हुई क्षति के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान जारी है, जहां राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा विशेष सत्र की मांग को रद्द करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सभी आप विधायक विधानसभा से राजभवन तक शांति मार्च निकाल रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने इस मामले में सीएम भगवंत मान के घर का घेराव करने का ऐलान किया है। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी ने विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत पेश करने की तैयारी की थी, लेकिन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विशेष सत्र को रद्द कर दिया था। यूपी विधानमंडल में आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। सदन में कार्यवाही का पूरा दिन महिलाओं के नाम होगा। पूरे दिन केवल महिलाओं से संबंधित मुद्दे जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक स्थिति और लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर विशेष बात होगी और महिला जनप्रतिनिधियों की ही आवाज सदन में सुनाई पड़ेगी। सदन में उन पर चर्चा होगी। संभवतः ये पहली बार है जब देश की किसी विधानसभा में इस तरह की पहल की जा रही है। प्रदेश के मुखिया और नेता सदन योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव उनको सुनेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिल्ली वालों को धूप से राहत मिली हुई। राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में बुधवार को भी बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों में मौसम ऐसा ही रहेगा। वहीं देश के विभिन्न इलाकों में मानसून की वापसी हो गई है। मौसम विभाग की माने तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 22 सितम्बर को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहेगा। भारतीय रेल को देश की लाइफलाइन कहा जाता है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजाना रेल में सफर करता है। एक तरफ जहां भारतीय रेलवे अपनी यात्रियों की संरक्षण और सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की तकनीकी में बदलाव करता रहता है, वहीं दूसरी तरफ यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नियमों में भी बदलाव करता रहता है। आज हम आपको भारतीय रेलवे के एक ऐसे नियम के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। भले ही रेलवे और भारतीय रेल लगातार अपने नेटवर्क को बढ़ा रहा है और देश के हर रूट ट्रेनों की तादाद में काफी बढ़ोतरी भी हुई, लेकिन बावजूद इसकी ट्रेनों में कंफर्म सीट मिलना आज भी एक टेढ़ी खीर साबित होता है। अगर आप कहीं यात्रा का प्लान करें तो आपने पहले से ही टिकट बुक करा रखा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य विधानसभा का विशेष सत्र रद्द करने का फैसला राज्यपाल द्वारा वापस ले जाने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ गुरुवार को बैठक की। मुख्यमंत्री के विश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने की योजना थी। विधायक बैठक के लिए सुबह विधानसभा पहुंचे। मीटिंग में 27 तारीख को फिर से सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है। पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा, कैबिनेट की आज हुई बैठक में 27 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है। डॉलर के मुकाबले रुपये में आज रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली। आज के कारोबार में रुपया 80.627 के नाम निचले स्तर पर पहुंच गया। रुपये में ये कमजोरी फेडरल रिजर्व के सख्त वजनों कदमों के वजह से देखने को मिल रहा है। पिछले रात ये फेडरल रिजर्व ने प्रमुख दरों में 75 बेस अंकों की तेज बढ़त की है, जिसके साथ है फेड आगे भी सख्त कदम बनाए रखने के संकेत दिए, जिससे डॉलर में आज तेज बढ़त देखने को मिली और डॉलर इंडेक्स भी 111 के स्तर पर पहुँच गया है। बिहार के 4 लाख से अधिक राज्यकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश कुमार दशहरा और अन्य पर्वों को देखते हुए 26 सितंबर से ही वेतन का भुगतान शुरू कर दे की जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर वित्तीय विभाग ने यह फैसला लिया है। गौरतलब है कि अब तक माह के अंतिम कार्य दिवस पर वेतन का भुगतान होता था। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए 3 निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस 2 के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दी है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसके लिए 19,500 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया था। साथ ही 14 क्षेत्र में PLI स्कीम लाई गई है। इस स्कीम से सोलर पैनल को देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।
महंगाई पर नकेल कसने के लिए आरबीआई द्वारा लिए गए पकड़े नीतिगत फैसलों के बाद 40 महीनों में पहली बार भारतीय बैंकिंग सिस्टम में नकदी, जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से नकदी कैश में कमी हो गई है। इस हालत के बाद आरबीआई को बैंकिंग सिस्टम में 2.73 अरब डॉलर यानी कि 21,800 करोड़ रुपये मंगलवार 20 सितंबर 2022 को डालने पड़े। मई 2019 के बाद ये पहला मौका है जब बैंकिंग सिस्टम में नकदी की कमी हुई। दरअसल 4 मई 2022 को आरबीआई ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने का फैसला लिया था। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने ऐलान किया है कि वो हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप में अगले 3 महीने के अंदर पबजी मोबाइल को बैन करने का फैसला किया। अफगानिस्तान के दूरसंचार मंत्रालय ने सुरक्षा यंत्रों के क्षेत्र अधिकारियों के साथ साथ शारिया कानून प्रवर्तन प्रशासन ने बैठक की। इस बैठक में 90 दिनों के भीतर देश में पबजी मोबाइल और टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। अफगान समाचार एजेंसी खामा प्रेस के अनुसार पबजी मोबाइल पर बैन को प्रभावी होने में 90 दिनों तक का समय लगेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाल के दिनों में एक जैसे अनुभव से गुजरना पड़ा। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए रेस में शामिल गहलोत को अपने सामने मोदी मोदी नारे का सामना करना पड़ा। अपने सामने धुर विरोधी नेता के जयकारे पर दोनों नेताओं का रिएक्शन भी लगभग एक जैसा ही रहा। मंगलवार को जब अरविंद केजरीवाल गुजरात के बड़ोदरा पहुंचे तो एयरपोर्ट पर कुछ लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। एग्जिट गेट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गुलदस्ते लेकर खड़े थे, लेकिन वहां मौजूद कुछ भाजपा समर्थकों ने मोदी के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पर प्रतिक्रिया दी है। एशिया के सबसे रईस अरबपति गौतम अडानी ने 2022 के IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया। हुरून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में गौतम अडानी की दौलत बेतहाशा बढ़ी है। रिपोर्ट में बताया गया कि अडानी की संपत्ति पिछले 1 साल में 116% बढ़ी और कुल मिलाकर उन्होंने 5,88,500 करोड़ रुपए जोड़े हैं। हर दिन के हिसाब से देखें तो अडानी ने 1,612 करोड़ रुपए कमाए हैं। रिपोर्ट में गौतम अडानी की कुल संपत्ति 10,94,400 करोड़ रुपया आंकी गई है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर भारतीय जनता पार्टी ने अब कब्रिस्तान के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। भाजपा ने आप विधायक सोमनाथ भारती पर दिल्ली के ग्रीन बेल्ट में कब्रिस्तान बनाकर जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया। भाजपा ने इस जमीन जिहाद बताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। भाजपा का आरोप है कि हौज खास में DDA के ग्रीन बेल्ट में विधायक सोमनाथ भारती ने समर्थकों के जरिए जमीन पर कब्जा कराया है। पीएम केयर्स फंड ऑफ ट्रस्टीज में नए सदस्यों को शामिल किया गया है। मंगलवार को उद्योगपति रतन टाटा समेत कई लोगों को ट्रस्टी बनाया गया है। वहीं सुधा मूर्ति को सलाहकार समूह में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से गुरुवार को यह जानकारी दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नए नामित ट्रस्टी भी शामिल हुए हैं। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने केयर्स फंड में योगदान के लिए भारतीयों का तारीफ किया है। बैठक के दौरान फंड की मदद से चलाए गए पहलुओं की जानकारी दी गई। इसमें पीएम केयर फंड चिल्ड्रन स्कीम भी शामिल रही है। सरकारी कर्मचारियों को फायदा देने के लिए झारखंड कैबिनेट ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के बीच 1 सितंबर को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का प्रस्ताव पारित किया था। इस स्कीम से लगभग 1.5 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। दरअसल सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था। इसके बाद यहां NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम लागू कर दिया गया था। कर्मियों को इस स्कीम में अपने वेतन से 10% राशि कटवानी पड़ती थी और सरकार उसमें 14% का योगदान देती थी। स्कीम मार्केट से लिंक थी। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच का आदेश दिया गया है, जिसका विरोध हो रहा है। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूपी सरकार का आदेश गैर कानूनी है, जिसे वापस लिए जाना चाहिए। उन्होंने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि दोनों आखिर क्या कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि यह एक तरह की छोटी NRC है। असदुद्दीन ओवैसी बोले कि मैं मदरसों के सर्वे के वक्त में बोल रहा हूं कि यह साजिश है। ऐसा करके मुसलमानों को व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या कर रहे हैं। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि अगर सरकार को मदरसों का सर्वे करना है तो हिंदू मठों का भी सर्वे कीजिए। केंद्र सरकार ने बुधवार को सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को विकास के लिए कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके तहत प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ साथ सेमीकंडक्टर फैब समेत पैकेजिंग और अन्य सेमीकंडक्टर सुविधाओं के लिए सरकार कंपनियों को 50% प्रोत्साहन देगी। दरअसल सरकार ने हाल ही में अपनी PLI योजना के तहत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम के विकास के लिए अलग से 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की थी।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 2022 से 23 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन का पहला अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। इसमें गेहूं की तरह चावल को लेकर चिंताजनक तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। चावल का उत्पादन सरकार के लक्ष्य से रिकॉर्ड 7.1 मिलियन टन कम हो सकता है, यानी 70 लाख टन से अधिक की कमी, जिससे यह महंगा हो सकता है। सरकार ने इस साल 112 मिलियन टन उत्पादन को टारगेट सेट किया था, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि इसका प्रोडक्शन 104.99 मिलियन टन ही रहने का अनुमान है। पिछले दिनों स्पाइस जेट की विमान में आई तकनीकी खराबी के कारण कई उड़ानों के बीच रास्ते से लौटना पड़ा और यात्रियों के सफर में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसे देखते हुए डीजीसीए ने एयरलाइंस पर कार्रवाई की थी, जो अब अक्टूबर तक जारी रहेगा। 8 सप्ताह के लिए 27 जुलाई को विमान नियामक ने स्पाइस जेट के 50% उड़ानों की कटौती का आदेश दिया था। बता दें कि जुलाई में ही विमानन नियामक ने एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके तहत उड़ानों में 50% की कटौती कर दी गई, जिसे अगले माह तक बढ़ाया गया है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।